हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है ध्यानम ऑनलाइन क्लासेस में। दिस इज योर रूपम सर फ्रॉम ध्यानम क्लासेस। डे 9 में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग का पोइट्री का चैप्टर थर्ड आज हम लोग का पोइट्री का स्टार्ट होगा, और वह भी वन शॉट आपका बहुत ही कम समय में आपका चैप्टर 3 जो है पूर्णतः अच्छे ढंग से कंप्लीट हो जाएगा। आप सिर्फ इस वीडियो में बने रहे, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ठीक है बच्चों। चलिए, आज हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट होगा। नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। आप सभी अधिक से अधिक वीडियो को प्यार दें, ठीक है, लाइक करें, साथ ही शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है बच्चों। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा, ठीक है। नाउ अब थोड़ा सा पेन चेंज कर लो। Now the leaves are following fast। W.H. ऑर्डन साहब की रचना है। Now the leaves are following fast, यानी कि अब जो है पत्तियां बहुत तेजी से जो है गिरने लगी है। यानी W.H. ऑर्डन साहब के द्वारा जो है यह जो है पोयम कंपोज किया गया है। जो पत्तियां अब तेजी से गिरने लगी है, इसका क्या भाव है, क्या अर्थ है, आज हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करेंगे और बेहतरीन ढंग से जो है चैप्टर को समझेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, आप स्टार्ट करते हैं हम लोग। और सबसे पहला आज का मोटिवेशन हम लोग देखते हैं। यानी कि आज का जो मोटिवेशन है, बार बार असफल होने पर भी उत्साह ना खोना ही सफलता है। बार बार असफल होने पर उत्साह नहीं खोना वही सफलता है। यानी आप कितना भी बार असफल हो, लेकिन आप में जुनून हो, आप एक बार फिर से कीजिएगा तो आप जरूर सफल हो जाइएगा। ईश्वर आपको हर वह चीज प्रदान करे। यह जो है आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। कर्म आप जैसा कीजिएगा उसी प्रकार का फल का आप जो है प्राप्ति रखिए, उम्मीद रखिएगा, उसी प्रकार का फल जो है आपको मिलेगा बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट। आज का मोटिवेशन आप सबों के लिए था, और आप लोग अधिक से अधिक मेहनत करें, इसीलिए मैं मोटिवेशन देता हूं, ठीक है। चलिए आगे, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला W.H. ऑर्डन साहब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। किसके बारे में? W.H. ऑर्डन साहब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले राइटर देख लेते हैं, W.H. ऑर्डन, जिनका पूरा नाम फुल नेम क्या है? विस्टन ह्यू ऑर्डन। यहां ह्यूज नहीं पढ़िएगा। बहुत सारे बच्चों को मैंने ऑफलाइन पढ़ाते वक्त देखा, उसको ह्यूज पढ़ते हैं। नहीं बच्चों, यहां GH साइलेंट है। क्या पढ़िएगा? ह्यू पढ़िएगा, यानी विस्टन ह्यू ऑर्डन। यानी इनका जो पूरा नाम है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए जो W.H. ऑर्डन साहब का पूरा नाम क्या है, तो विस्टन ह्यू ऑर्डन है। याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। और बॉर्न 1907, इनका जन्म 1907 में हुआ है। कब हुआ है इनका जन्म? 1907 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो गया। इनका जन्म कब हुआ है? 1907, ठीक है। डाइड इन, उसके बाद इनकी मृत्यु 1973, यानी इनकी मृत्यु कब हुई है? 1973। अभी तक मैं आप लोगों का 3 ऑब्जेक्टिव, अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 3 ऑब्जेक्टिव बनेगा। पहला, इनका पूरा नाम क्या है? विस्टन ह्यू ऑर्डन। यानी इनका जो W.H. ऑर्डन साहब का जो है पूरा नाम क्या है? विस्टन ह्यू ऑर्डन। कहीं दिक्कत? उसके बाद इनका जन्म कब हुआ है? 1907, यानी कि 1907 में। और मृत्यु कब हुआ है? 1973, 1973 में, ठीक है बच्चों। चलिए, उसके बाद कहता है W.H. ऑर्डन वाज वेल नोन, यानी कि W.H. ऑर्डन वाज वेल नोन एज, जाने जाते हैं किस चीज के लिए? वर्सटाइल पोएट। और याद रखिएगा, यह कैसे कवि है? बहुमुखी कवि है। कैसे कवि है? बहुमुखी कवि है, ठीक है। उसके बाद ड्रामेटिस्ट हैं। क्या है? ड्रामेटिस्ट हैं, नाटककार हैं। यानी W.H. ऑर्डन साहब बहुमुखी कवि हैं, नाटककार हैं। उसके बाद क्रिटिक हैं। क्रिटिक का मतलब होता है बच्चों आलोचक। आलोचक का अर्थ होता है बच्चों, याद रखिएगा, जो किसी भी बिंदु पर दोष निकाले, किसी भी बिंदु में गलतियां निकाल दे, उसी को आलोचक कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो यह क्या थे? एक क्रिटिक थे। उसके बाद ट्रांसलेटर भी थे बच्चों, अनुवादक भी थे, ठीक है, एडिटर थे, संपादक थे, और विग्रस पोएट थे, ऊर्जावान कवि थे, बहुत ज्यादा इनमें ऊर्जा थी, ठीक है।
तो याद रखिएगा इनमें क्या क्या गुण था। तो याद रखिएगा सबसे पहला चीज वर्सटाइल पोएट थे, ट्रांसलेटर थे, उसके बाद क्रिटिक थे, उसके बाद विग्रस पोएट थे, उसके बाद एडिटर थे, याद रखिएगा ड्रामेटिस्ट थे। इतना बात याद हुआ बच्चों? मैं एक बार पूर्ण पहले से एक बार फिर से इसको एक बार रिवीजन कर रहा हूं। सबसे पहला याद रखिएगा जो W.H. ऑर्डन साहब है, इनका पूरा नाम विंस्टन ह्यू ऑर्डन है, जिनका जन्म 1907 मृत्यु 1973 में हुआ है। उसके बाद यह जाने जाते हैं, यानी किस लिए जाने जाते हैं, तो यह एक वर्सेटाइल पोएट है, बहुमुखी कवि है। उसके बाद याद रखिएगा, उसके बाद क्या कहते हैं, ड्रामेटिस्ट हैं, क्रिटिक है, ट्रांसलेटर है, एडिटर है और विग्रस पोएट है। ठीक है, कहीं दिक्कत बच्चों? आगे चलते हैं हम लोग। कहता है W.H. ऑर्डन वन द पुलित्जर प्राइज 1948 फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एंग्जाइटी। अब सीधा एक प्रश्न यहां से पूछा जाएगा, जो W.H. ऑर्डन साहब को जो है पुलित्जर प्राइज कब प्राप्त हुआ था? तो याद रखिएगा 1948, यानी इनको जो है पुलित्जर प्राइज कब प्राप्त हुआ था? 1948। उसके बाद और याद रखिएगा किस लिए प्राप्त हुआ था? द एज ऑफ एंग्जाइटी। द एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए जो है इनको जो है पुलित्जर प्राइज जो है प्राप्त हुआ था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जीता था द एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए पुलित्जर प्राइज जो है 1948 में। उसके बाद आगे देखिएगा, कहता है ही लेफ्ट इंग्लैंड एज अर्ली 1939। इन्होंने 1939 के प्रारंभ में ही इंग्लैंड को छोड़ दिया। क्या कर दिया? इंग्लैंड को छोड़ दिया। 1939 के प्रारंभ में इन्होंने जो है वहां पे इंग्लैंड को छोड़ दिया और कहता है सेटल परमानेंटली इन यूनाइटेड स्टेट। और सेटल हो गए अस्थाई रूप से, परमानेंटली का अर्थ होता है अस्थाई रूप से, कहां पे? यूनाइटेड स्टेट में जो है यह सेटल हो गए। तो बच्चों याद रखिएगा, यह 1939 से पहले कहां रहते थे? तो याद रखिएगा इंग्लैंड में रहते थे, और 1939 के बाद जो है यह यूनाइटेड स्टेट में जो है सेटल हो गए। कहीं दिक्कत बच्चों? तो यहां से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है जो कब तक वह इंग्लैंड में रहे थे? तो 1939। उसके बाद कहां चले गए? तो यूनाइटेड स्टेट चले गए। कहीं दिक्कत? कोई भी अगर पॉइंट बने तो आप कमेंट कीजिए। साथ ही बच्चों आप लोगों से निवेदन है, आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। कहता है ऑर्डन्स वर्क इज डिवाइडेड इनटू, जो ऑर्डन का काम है, वर्क है, वह दो भागों में डिवाइड किया गया है। डिवाइडेड इनटू ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेज, यानी ब्रिटिश फेज में और अमेरिकन फेज में। जो फेज का मतलब होता है चरण। याद रखिएगा इनका जो वर्क है वह याद रखिएगा अमेरिकन फेज और ब्रिटिश फेज में। क्योंकि हमको अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि 1939 से पहले यह इंग्लैंड में थे और 1939 के बाद यह कहां चले गए? अमेरिका में चले गए। ठीक है, उसके बाद कहता है पोएट्री टू हिम वाज सीरियस गेम। अब पोएट्री जो है इनके लिए एक सीरियस गेम था। अगर पूछा जाए पोएट्री किनके लिए सीरियस गेम था, तो याद रखिएगा W.H. ऑर्डन साहब का, जिनका जन्म 1907 मृत्यु 1973, 1948 में पुलित्जर प्राइज इन्होंने जीता था द एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए। उसके बाद और याद रखिएगा यह क्या थे? तो विग्रस पोएट थे, ट्रांसलेटर थे, एडिटर थे, उसके बाद ड्रामेटिस्ट थे, उसके बाद वर्सटाइल पोएट थे। इतना बात आपको याद रखना होगा। उसके बाद इनका जो वर्क है दो भाग में डिवाइड है, अमेरिकन फेज और इंग्लैंड, अमेरिकन फेज और इंग्लिश फेज, इंग्लिश यानी इंग्लैंड। ठीक है, तो ये दो भाग में इनका वर्क जो है डिवाइडेड था। और पोएट्री जो है इनके लिए एक सीरियस गेम था। पोएट्री क्या था? इनके लिए एक सीरियस गेम था। कहीं दिक्कत बच्चों? अगर कोई भी डाउट है बच्चों तो आप कमेंट कीजिए अधिक से अधिक, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ ही साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब कहता है द नोटेबल वर्क ऑफ द इंग्लिश फेज आर। जो नोटेबल का अर्थ क्या होता है बच्चों? इंपॉर्टेंट। नोटेबल का अर्थ क्या होता है? इंपॉर्टेंट, यानी कि जो महत्वपूर्ण काम है। इंग्लिश फेज का जो महत्वपूर्ण काम है, इंग्लिश फेज का जो महत्वपूर्ण काम है, आर द ऑरेटर्स। पहला याद रखिएगा कौन सा? यानी द ऑरेटर अगर पूछ दिया जाए कौन से फेज का है और किनके द्वारा कंपोज किया गया है, तो W.H. ऑर्डन साहब के द्वारा कंपोज किया गया है। द ऑरेटर, द डांस ऑफ डेथ, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनदर टाइम। यानी ये चार आप लोगों को याद रखना होगा। स्पेन एंड अनदर टाइम, उसके बाद द ऑरेटर, द डांस ऑफ डेथ, उसके बाद और कौन सा है? लुक स्ट्रेंजर। ये चार याद हुआ बच्चों? द ऑरेटर, उसके बाद द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, उसके बाद स्पेन एंड द अनदर टाइम। स्पेन एंड अनदर टाइम याद हुआ बच्चों? कहीं कोई दिक्कत तो आप क्वेश्चन कीजिए। ठीक है,
कमेंट कीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको याद हो रहा है वीडियो के माध्यम से। वीडियो जिस समय आपका चल रहा है उसी समय आप इस चीज को बोलिए, 2 बार 4 बार बोलिए, देखिए बोलने के वक्त याद होता है या नहीं होता है। तो ये सभी इनका इंग्लिश फेज का वर्क था। इंग्लिश फेज का वर्क क्या सब था बच्चों, तो याद हुआ आपको, ऐसे करके याद कर लेना है। ध्यान से देखिए, सबसे पहला द ऑरेटर, क्या चीज, द ऑरेटर। उसके बाद द डांस ऑफ डेथ, द डांस ऑफ डेथ, ठीक है। ऐसे करके 2-2 का ग्रुप बना लीजिए। उसके बाद स्पेन अनदर टाइम, उसके बाद लुक स्ट्रेंजर, और क्या है, लुक स्ट्रेंजर, याद हुआ बच्चों, लुक स्ट्रेंजर। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्या है बच्चों, उसको देखिए, अमेरिकन फेज का वर्क देखते हैं हम लोग। किसका, अमेरिकन फेज का वर्क हम लोग देखेंगे। द नोटेबल वर्क ऑफ द अमेरिकन फेज आर न्यू ईयर लेटर, यानी अमेरिकन फेज का जो महत्वपूर्ण काम है वह क्या है, न्यू ईयर लेटर। फॉर द टाइम बीइंग द एज ऑफ एंजाइटी एंड द सीड ऑफ एक्लीज, याद हुआ बच्चों। 4 फिर आपको याद करना है बच्चों, क्या याद करना है, 4 ठो आपको अमेरिकन फेज का काम याद हुआ। जल्दी से देखिए, पहला कौन सा था, ध्यान से देखिएगा, न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बीइंग द एज ऑफ एंजाइटी एंड द सीड ऑफ एक्लीज। कहीं दिक्कत, अगर कोई भी डाउट हो बच्चों, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही लाइक कीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है। और मैं भरोसा दिलाता हूं आपको, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलेगा। यह चीज आपसे मैं वादा कर रहा हूं, आप विश्वास कीजिए, ठीक है। आप अधिक से अधिक चैनल को फैलाइए अपने बिहार में, ठीक है बच्चों। बिहार के उन बच्चों के पास इस वीडियो को पहुंचाइए जिनको इसका जरूरत है। जो बच्चे इंग्लिश में पुअर है उसके पास यह वीडियो जाना चाहिए, और उसको भी अच्छा अंक जो है प्राप्त हो। साथ में आपको तो ईश्वर अच्छा अंक देगा ही देगा, लेकिन सबसे पहला आप अच्छा वर्क कीजिए, अच्छा मेहनत कीजिए, तब जाकर के आप पे जो है ईश्वर यानी जो ऊपर वाला है वह मेहरबान होंगे। क्योंकि ऊपर वाला भी देखता है कर्म, कौन सा बच्चा जो है वह खुद मेहनत से, अपनी मेहनत से जो है पढ़ रहा है, तो उसी को ना मार्क मिलेगा। सिर्फ ऐसा नहीं जो इधर उधर फेसबुक इंस्टा वगैरह वगैरह देख रहे हैं उनको जो अच्छा मार्क मिल जाए, ऐसा नहीं होता है बच्चों। आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। यानी समुद्र में मोती उन्हीं को मिलती है जो समुद्र के नीचे उतरते हैं, ऊपर तैरने वाले को नहीं कुछ मिलता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। आगे फिर आप लोगों के लिए मोटिवेशन, भर भर के मोटिवेशन है, ठीक है, भर भर के मोटिवेशन है। एकदम पूरा ताकत दे दीजिए पढ़ने के ऊपर, एकदम पूरा पूरा ऊर्जा के साथ पढ़िए, विग्रस बन जाइए आप लोग भी WH ओडन साहब के तरह, एकदम ऊर्जा के साथ पढ़िए, 4 घंटा 5 घंटा पढ़िए, ठीक है। आगे देखिएगा, कह रहा आपकी मेहनत आपको कभी भी निराश नहीं करेगी। यानी अगर आप मेहनत पूरा ताकत से कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, तो आप याद रखिएगा कभी भी आप असफल नहीं होइएगा। लेकिन मेहनत अगर आप पूरा ईमानदारी से कर रहे हैं तो जीवन में जरूर आपको सफलता मिलेगा। और ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं जो बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में पुअर थे, आज उनको बहुत अच्छा मार्क मिला हुआ है और बहुत अच्छा कर रहे हैं वो लोग। तो ऐसा नहीं है जिनका इंग्लिश पुअर है वह इंग्लिश नहीं सीख सकते, ऐसा नहीं है। जो भी आप मेहनत से करिएगा, दिल से कीजिएगा, शिद्दत से कीजिएगा, उस चीज में आपको सफलता जरूर मिलेगा, ठीक है। लेकिन दिल से कीजिए, पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से कीजिए, आपको उस चीज में जरूर सफलता ईश्वर जो है प्रदान करेंगे, ठीक है बच्चों। अब लेट्स स्टार्ट योर पोएम, ठीक है। पहला देखिए, पहला जो हमारा है स्लाइड उसको देखते हैं। कहता है नाउ द लिप्स आर फॉलोइंग फास्ट। अब यहां लिप्स को देखिएगा, लिप्स, यहां जो लिप्स आप लोग देख रहे हैं इसका कंपैरिजन किससे किया गया है, बूढ़ा व्यक्ति से किया गया है। किससे किया गया है, तो बूढ़ा व्यक्ति से जो है इनका कंपैरिजन किया गया। कहता है लिप्स आर फॉलोइंग फास्ट, नाउ द लिप्स आर फॉलोइंग फास्ट, पत्तियां आप तेजी से गिरने लगे हैं। यानी देखिएगा ना, यहां कहा जा रहा है सीधा सीधी, बूढ़ा व्यक्ति बहुत तेजी से मरने लगा है, बूढ़ा व्यक्ति बहुत तेजी से मरने लगा है। अब तो वैसे भी युवा मर रहा है तो बूढ़ा कौन सा बड़ा चीज है। अभी की डेट में देखिए ना, एकदम 30 40 45 में व्यक्ति मर रहा है, तो बूढ़ा व्यक्ति बोल दिया तो कौन सा बड़ा बात हो। लेकिन उस समय बूढ़ा व्यक्ति ही मरता था जिस समय जो है यह रचना हुई थी WH ओडन साहब के द्वारा। तो याद रखिएगा,
करीब 1940-45 के समथिंग में इसकी जो है रचना हुई थी, याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा है नर्सिस फ्लावर। नर्सिस फ्लावर का मतलब क्या होता है, एक पेड़ के नीचे, एक बड़ा पेड़ के नीचे जो छोटा छोटा पौधा होता है उसी को नर्स फ्लावर कहते हैं, नर्सिस फ्लावर कहते हैं। यानी छोटा पौधा जो बड़े पौधे के नीचे पल रहा हो, जिस प्रकार हम लोग अपने अभिभावक के नीचे पल रहे हैं, उसी प्रकार यहां नर्स फ्लावर, यानी कि हमारे आपको और मेरे लेकर के जो है यह तुलना किया जा रहा है। नर्स फ्लावर किसको कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है। आप छोटे छोटे हैं, अपने पिताजी अपने दादाजी के संरक्षण में पल रहे हैं, उसी प्रकार देखिएगा नर्स फ्लावर किसको कहा जा रहा है। एक एक वर्ड को समझिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नर्स फ्लावर किसको कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है, क्योंकि आप अपने दादाजी पिताजी के संरक्षण में पल रहे हैं। तो कह रहा है नर्सिस फ्लावर विल नॉट लास्ट। अब जो नर्स फ्लावर हैं वह भी नहीं टिकेंगे। इंप्लाइड मीनिंग समझिएगा, जो युवा लोग भी हैं वह भी आप ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे, ऐसा जो है W.H. ऑडन साहब कह रहे हैं। जो युवा व्यक्ति है, बूढ़ा तो तेजी से टपकिए रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है युवा व्यक्ति भी जो है उसी राह पे जो है चल रहा है। ठीक है, तो कह रहा है आगे देखिएगा, यानी कि यह पत्तियां का कंपैरिजन किससे किया गया है, तो बूढ़े व्यक्ति से जो है किया गया है। आगे कह रहा है नर्स टू आर ग्रेव्स आर गॉन। और जो नर्स हैं, जो हमारे अभिभावक हैं, जो हमारे बाप यानी कि दादाजी हैं, पिताजी हैं, वह कहाँ जा चुके हैं, गॉन, यानी कब्र में जा चुके हैं। हमारे पिताजी जो हैं या दादाजी जो हैं, हमारे जो ऊपर वाले हैं, मतलब जो अभिभावक हैं, वह कहाँ जा चुके हैं, वह कब्र में जा चुके हैं। यानी बूढ़े लोगों को बोला जा रहा है, जो भी आपके घर में बूढ़ा लोग है उसको बोला जा रहा है, जो जिनका मृत्यु हो गया है। W.H. ऑडन के द्वारा कहा जा रहा है, यानी कि ये चीज एक पोयम है। तो W.H. ऑडन साहब के द्वारा कर जो बूढ़े लोग हैं वह कब्र में जा चुके हैं, जो बूढ़े व्यक्ति हैं वह कहां जा चुके हैं, तो कब्र में जा चुके हैं। कहा एंड द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन। और प्रेम्स का मतलब यहां समझ लीजिए, प्रेम्स का मतलब होता है अ 4 व्हील्ड बेबी कैरेज, एक 4 चक्का गाड़ी जिसमें बेबी को, बच्चे को जो है कैरी किया जाता है, ढोया जाता है। पीछे से आप देखते होंगे ऐसे करके लेकर के जो है हम लोग धकेलते हैं उसको, तो उसी को कहा जा रहा है। तो उसका कंपैरिजन किससे किया गया है, लाइफ से किया गया। जिस प्रकार लाइफ साइकिल हमारा जीवन चक्र चल रहा है, उसी का कंपैरिजन किससे किया गया है, प्रेम्स से किया गया है। जिस प्रकार जो है यह प्रेम्स चल रहा है, उसी प्रकार हमारा जीवन भी चल रहा है। उसी प्रकार उसी रास्ते पर हम लोग भी हैं। पहले बूढ़े व्यक्ति जाएंगे, फिर हम लोग भी जाएंगे, सबको एक ना एक दिन जो है जाना है। क्लियर है, कहीं दिक्कत है बच्चों तो आप कमेंट कीजिए अधिक से अधिक, ठीक है। आगे देखिएगा, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहां पे देख सकते हैं आप, कब्र का भी पिक्चर है, आप 4 व्हील का भी पिक्चर है, तो आप यहां से स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखिए, कहता है विस्परिंग नेवर्स, जो मौत का दूत है, जो क्या कहते हैं हम लोग, यमदूत कहते हैं। तो विस्परिंग का नेवर्स का मतलब क्या होता है, एजेंट और मैसेंजर ऑफ डेथ, यानी मौत का, मृत्यु का दूत या मौत का यमदूत, जिसको हम लोग यमराज भी कहते हैं। हमारे भारत में उसको यमराज भी कहा जाता है। यम है हम, आप सुने होंगे, कौन है हम, यम है हम। तो यहां पे देखिएगा विस्परिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट, जो मौत का दूत है, जो मृत्यु का दूत है, वह हमारे बाएं और दाएं घूम रहा है। हमसे कोई गलती हो और वह जो है हमारे प्राण को मतलब प्राण लेकर के जो है तुरंत जो है ऊपर चले जाएंगे। कोई भी गलती हमसे हो जाए, जैसे आजकल का बहुत सारा जो है, मैं आप लोगों सभी बच्चों से अनुरोध करता हूं, आप बाइक धीरे चलाएं। नहीं तो होता क्या है, आपको लगता होगा आप तो चले जाते हैं, लेकिन आपके माता पिता को काफी अधिक परेशानी उठाना पड़ता है। पहले तो आप तो गए ही, साथ में देखिएगा बहुत सारा आपका आर्थिक क्षति भी होता है। अब होता क्या है, गांव घर में दिखाने के चक्कर में जो है 90-100 पर गाड़ी को लेकर चले गए, पहले 4-5 कट्ठा बिकवाए, उसके बाद वो से नहीं हुआ तो और 10 कट्ठा बिकवा दिया, बाद में जो है, समझ गए ना। तो इसलिए आप लोगों से, सभी बच्चों से अनुरोध है, इस वीडियो के माध्यम से आप बाइक को धीरे चलाएं, ठीक है। कहता है प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, यानी वास्तविक खुशियों से यह जो यमदूत है हमको अलग कर देता है। वास्तविक खुशियां क्या है, अब इसका अर्थ समझते हैं। तो वास्तविक खुशियों का अर्थ होता है बाबू, जब हम अपने फैमिली के साथ रहते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, पूर्ण सभी सदस्यों के साथ रहते हैं, तो वही वास्तविक खुशियां हैं। उससे हमको कौन दूर लेके जाता है, यही यमराज जो है, यही जो मृत्यु का दूत है, हमको दूर लेके चला जाता है। कैसे, अब कोई व्यक्ति, हमारे परिवार का सदस्य जो है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो हम क्या निराश नहीं होते हैं, तो वो हमारी वास्तविक खुशियां को छीनता नहीं है। तो वही बात कर रहा है, यह जो
विस्परिंग नेवर्स है, यह हमारी वास्तविक खुशियों को छीन लेता है। कहता एंड द एक्टिव हैंड मस्ट बी फ्रीज, और जो सक्रिय हाथ होता है हमारा वह क्या हो जाता है, जम जाता है। आप लोग देखे होंगे जब हम लोग जीवित रहते हैं, अभी भी देखिएगा मेरा हाथ चल रहा है, एक्टिव है, सक्रिय है, लेकिन जो मृत व्यक्ति हो जाता है उनका हाथ देखिएगा एकदम ठंडा हो जाता है, जम जाता है। अगर कोई बच्चे मृत शरीर को टच किए होंगे तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा जो उनका हाथ ठंडा होता है या नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग जीवित होते हैं तो हमारा हैंड क्या होता है, एक्टिव होता है। कहता है एंड लोनली ऑन द सेपरेट नीज, और अकेले जो है हमारे नीज को, हमारे घुटनों को क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है, लेटा दिया जाता है। ठीक है, जब हम लोग मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है हम लोगों का, तो हम लोग देखते होंगे आप लोग चिता पे जो है ऐसे करके जो है हम लोग को अकेले जो है सेपरेट जो है क्या किया जाता है, एकदम लेटा दिया जाता है उसके ऊपर। ठीक है बच्चों, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए अधिक से अधिक। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए सबसे पहला। ठीक है, और यहां पे देखिएगा हैंड किस प्रकार से फ्रीज हो रहा है और वास्तविक खुशियों को किस प्रकार ये यमदूत जो है छीन रहा है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। कहता है डेड इन 100 एट द बैक्स, विश्वास नहीं है, अगर आप W.H. ऑर्डन साहब कहते हैं अगर आपको विश्वास नहीं है तो पीछे देखो, सैकड़ों लोग जो है ना मरे पड़े हैं। पीछे देखिए, सैकड़ों लोग मरे पड़े हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हमारे पीछे, कुछ लोगों को आगे, कुछ लोगों का मृत्यु आगे होता है, कुछ लोगों का मृत्यु उसके पीछे। मृत्यु तो सबका एक दिन निश्चित है, डेथ इज सर्टेन, मृत्यु निश्चित है, इस बात को आप लेकर के चलिए। आगे कह रहा है फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक। वुडन, यहां पे देखिएगा ध्यान से, वुडन का अर्थ क्या होता है, इन वुडन कॉफिन्स, लकड़ी का ताबूत। लकड़ी का ताबूत का अर्थ होता है जिसमें मृत शरीर को रखा जाता है। इस प्रकार से देखिएगा, जो अमेरिका या इंग्लैंड में इसी प्रकार से जो है बॉडी को, डेथ बॉडी को लेके जाया जाता है। तो कह रहा है उसी पाथ पे, उसी ट्रैक पे, उसी रास्ते पे सैकड़ों लोग जो है ताबूत पे लेटा दिए गए हैं, ताबूत पे उसको सुला दिया गया है। ठीक है, ताबूत में उसको सुला दिया गया है, उसी ट्रैक पे, उसी रास्ते पे हम पहले गए, आपको बाद में आना पड़ेगा। यही W.H. ऑर्डन साहब कहते हैं कुछ लोग पहले मृत्यु को प्राप्त हुए, कुछ लोग पीछे पीछे आ रहे हैं। इसलिए तो चैप्टर का नाम पड़ा नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट। मृत्यु, पत्तियां अब तेजी से जो है गिरने लगे, यानी बूढ़े लोग अब तेजी से जो है मृत्यु को प्राप्त होने लगे हैं। ठीक है, कहता है आर्म रेज्ड स्ट्रिफली टू रिप्रोव। अब जो हाथ उठा हुआ है, जो उस ताबूत को उठाए हुए जो हैंड है, वह जो है झूठा दिखा रहे हैं, रिप्रूव कर रहे हैं इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, यानी झूठे प्यार को क्या कर रहे हैं, दिखावा दे रहे, झूठे प्यार का जो है वहां दिलासा दे रहे हैं। क्योंकि आप देखिएगा जब किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है बाबू, तो उस समय देखिएगा कुछ समय तक उसका परिवार जो है उस शोक में रहता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ सप्ताह के बाद, कुछ सालों के बाद देखिएगा एकदम उस परिवार में फिर जो है खुशहाली जो है, फिर परिवार वैसे ही हो जाता है। लेकिन कुछ समय के लिए, जिस समय मृत्यु उनकी होती है, उस समय देखिएगा उनके परिवार में कुछ समय के लिए मातम रहता है, कुछ समय के लिए जो है वह दिखाते हम बहुत ज्यादा दुखी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, W.H. ऑर्डन साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ समय के लिए जो है ना घर में सब दुखी रहेगा, विलाप करेगा, रोएगा, हाँ, लेकिन कुछ समय के बाद आप देखिएगा उसी परिवार में उसी प्रकार का हंसी खुशी जो है एकदम फिर से जो है प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। कहता है स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड। लीफलेस वुड का मतलब यहां ओल्ड मैन से, यानी बूढ़े व्यक्ति से कह रहा है जिस प्रकार लीफलेस वुड यानी जो पत्ती विहीन जंगल है, उसमें जिस प्रकार आप देखिएगा ट्रोल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, जो क्रूप प्राणी है। ट्रोल्स का मतलब यहां देखिएगा, ट्रोल्स का अर्थ क्या होता है, विक्ड एंड अगली क्रिएचर इन स्कैंडियम मिथोलॉजी, यानी स्कैंडियम पौराणिक कथाओं में जो है ट्रोल्स का मतलब क्या होता है, एकदम क्रूप प्राणी जो डरा देता हो, जो कैसा देखिएगा यहाँ पे, जो डरा देता हो। ठीक है, और लिफलेस वुड देख रहे हैं, इसमें यह जो है आकर के क्या कर रहा है, लिफलेस सबको डरा रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा लिफलेस वुड का जो कंपैरिजन किया गया, तुलना किया किससे किया गया है, तो बूढ़े व्यक्ति से। जैसे बूढ़े व्यक्ति को कोई भी आकर के जो है दुष्ट प्राणी जो है सता देता है, देखते होंगे हमारे समाज में कुछ बच्चा जो है बूढ़े व्यक्ति को जाकर के परेशान कर देता है, उसी प्रकार कह रहा है जो ट्रोल्स होते हैं वह क्या करते हैं, जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं वह बूढ़े लोग को सताते रहते हैं। हाँ, बूढ़े व्यक्ति को बड़ा जो है प्रताड़ित करते हैं। वही चीज यहाँ पे कह रहा है, जो लिफलेस वुड है, जो पत्ती विहीन जंगल है, उसमें ट्रोल्स जो है ना सबको डरा रहे हैं। ठीक
ठीक है। और कहता है एंड द नाइटिंगेल इज डम, और जो नाइटिंगेल है वह भी चुप है। नाइटिंगेल यहाँ पे सज्जन लोगों को कहा जा रहा है, क्योंकि जो पक्षी में बुलबुल होता है बहुत शांत और सज्जन होती है, इसलिए नाइटिंगेल का उदाहरण लिया गया, एग्जाम्पल लिया गया है। नाइटिंगेल चुप है, सज्जन लोग चुप है। देखते होंगे अगर आपके अड़ोस पड़ोस में कहीं झगड़ा हो रहा है तो वहां सज्जन लोग नहीं बोलेंगे, एकदम चुप हो जाएंगे, ठीक है। यह हमारे समाज की बड़ा जो है बड़ा हमारे लिए जो है ना क्या बताएं, अब सोच लीजिए आप ही लोग। तो यहां कह रहा नाइटिंगेल इज डम, अब बुलबुल जो है चुप है। एंड द एंजल विल नॉट कम, और कोई भी है जो परियां जो है वह भी नहीं आएगी। अब यहां परियां का मतलब समझिए, एंजल का मतलब होता है जो देवदूत है वह भी नहीं आएंगे उनको बचाने के लिए। यानी जो व्यक्ति वृद्ध हो गया है अब उसको जो है कोई युवा कर दे, ऐसा जो है नहीं हो सकता है। अब वह पुनः युवा हो जाए, कोई देवदूत आकर के पुनः उसको वही शक्ति दे दे, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। और कोई परियां भी नहीं आने वाली है। बुलबुल एकदम चुप हो चुकी है। कहीं दिक्कत है बउआ, कोई भी अगर दिक्कत है, आपको वीडियो अगर अच्छा लगे ना बाबू तो आप कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ आप सब्सक्राइब कीजिए अपने अपने ग्रुप्स में, ठीक है। आप दूसरे बच्चों को भी बताइए इस चैनल पे आके पढ़ें, ठीक है। आगे देखिएगा, कहता है कॉल्ड इम्पॉसिबल अहेड, जो कॉल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिस्ट्स द माउंटेन्स लवली हेड, कह रहा है जो पर्वत है उसकी जो सुंदर ऊंची वाली शिखर है उस पे जो है चढ़ना। अहेड का मतलब होता है बाबू चढ़ना। चढ़ना क्या हो गया, असंभव हो गया, क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा ठंड है। यानी यहाँ पे देखिएगा फिर इस माउंटेन का कह रहा है किससे कंपेरिजन, फिर इस बूढ़े व्यक्ति से जो है इनकी तुलना जो है की जा रही है। यानी बूढ़ा व्यक्ति जो काम जवानी में कर सकता था वह जो है जितना काम जितना वह स्ट्रगल मतलब युवा अवस्था में कर सकते थे अब वृद्ध अवस्था में नहीं कर सकते हैं। तो वही कह रहा है जो माउंटेन है वह उस बूढ़ा व्यक्ति के समान उसके शिखर, यानी जिस प्रकार जवानी में हम लोग अधिक अधिक समय तक काम कर लेते थे उसी प्रकार अब जो बूढ़ा व्यक्ति का स्थिति हो गया वह माउंटेन के शिखर की तरह हो गया। उस पर चढ़ के जो है आप काम नहीं कर सकते, उसके शिखर तक नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है। कहता है हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, जिसका सफेद जलप्रपात हमको आशीर्वाद प्रदान करता है। एंड ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट रेस्ट, और जो जीवन के अंतिम क्षण के जो यात्री है उनको वह व्हाइट वाटरफॉल क्या कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब यह है जो बूढ़े व्यक्ति हैं उनको वही चीज प्राप्त हो सकता है जो आप उसको दीजिएगा। तो वही कह रहा है जब यहाँ पे बर्फ जो है पिघलेगा तो वह क्या चीज में आएगा, वाटरफॉल बनेगा, और वही चीज उस अंतिम क्षण में उनको प्राप्त होगा। यानी कि कहने का अर्थ यह हुआ जो आप वृद्ध व्यक्ति ये अंतिम क्षण में जो सेवा आप उनको दीजिएगा वही प्राप्त होगा। उसको खुद से कोई सेवा वह नहीं ले सकता, वह खुद जो है उस प्रकार का काम नहीं कर सकता जो वह युवा अवस्था में करते थे। इसी प्रकार से जो है इस चैप्टर को जो है हम लोग एंड करते हैं। साथ ही साथ वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, साथ ही लाइक करें, ठीक है बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।